हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसको अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। कई बार उनको ये चैप्टर समझ आता ही नहीं है, लेकिन आज का ये लेक्चर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, रीजन ऑफ डिफरेंस क्या होता है, कैश बुक और पासबुक क्या होता है, कैश बुक और पासबुक प्रिपेयर कौन करता है, इनके बीच में डिफरेंस अराइज होता क्यों है, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण कैश बुक पासबुक के साथ और पासबुक कैश बुक के साथ मैच नहीं होती है। इस वीडियो को डिटेल में अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि आपके ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। आज से पहले हमने जितने भी चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड की हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। ये है हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि आखिरकार ये कैश बुक और पासबुक होता क्या है। बेसिकली कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है, जिसमें हम बिजनेस की कैश रिलेटेड और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने कैश बुक का चैप्टर कर लिया है तो आपको पता होगा कैश बुक बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट हमारे पास आती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम बिजनेस की सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड हमारे पास आती है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम बिजनेस की कैश और साथ के साथ बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक एक नॉर्मल कैश बुक है जिसको हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। क्यों मेंटेन करती है? ताकि पता लगाया जा सके कि बिजनेस में कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कितनी परफॉर्म की गई हैं, बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसको हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है। ये एक ऐसी बुक है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना कैश आया और गया, बिजनेस में कितनी बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की गई हैं, किन ट्रांजैक्शन से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ और किससे हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ। एट द एंड ऑफ अ मंथ हमारे बैंक में और हमारे बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है पासबुक। अब जैसे कि आपको पता है पासबुक एक तरह की अथोराइज्ड बुक होती है जो कि अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा। ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस बैंक के द्वारा पास की जाती हैं, लेकिन ये बुक होती अकाउंट होल्डर के पास है। अकाउंट होल्डर इस बुक में एंट्री तो पास नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी एंट्रीज को वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई बाय मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। अब जैसे कि आपको पता है कैश बुक में हम कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पासबुक होती हमारे पास है
लेकिन हम इसमें एंट्री पास नहीं करते। पासबुक में एंट्रीज बैंक के द्वारा ही स्कैन करके पास की जाती हैं, यानी पासबुक एक तरह से हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है। जिसकी हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम का पासबुक के साथ। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कैश बुक और पासबुक में कंपैरिजन होता है। कैश बुक की जो बैंक कॉलम होती है हम उसको कंपेयर करते हैं पासबुक के साथ, और कंपेयर करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि बेसिकली हम बैंक के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। कई बार बैंक की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो बैंक पास नहीं कर पाता, और वहीं पर कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो हम गलत पास कर देते हैं। यानी कैश बुक और पासबुक के बीच में कुछ ना कुछ मिसमैच हो जाता है। तो वो मिसमैच कहां हुआ है, कहां डिफरेंस अराइज हुआ है। कैश बुक की बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अगर इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो हमने गलती की है या फिर बैंक वालों ने गलती की है। सो कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, पासबुक बैंक मेंटेन करता है। कैश बुक और पासबुक होती हमारे पास ही है। आप अपने पेरेंट्स से जरूर पूछिएगा कि पासबुक है क्या, वो आपको शो करेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है तो उनसे पूछिएगा कि क्या आपने कैश बुक मेंटेन की है, तो आपको वो भी शो कर दी जाएगी आपके पेरेंट्स के द्वारा। सो इन शॉर्ट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे बड़ा पॉइंट ये दो बुक्स का ही है। जिन स्टूडेंट्स को ये दो बुक्स अच्छे से समझ आ गई, उनके लिए BRS चैप्टर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले ये दो बुक्स होती है जिनके बीच में हमें कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन क्यों करना होता है? ताकि डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सके, पता लगाया जा सके कि आखिरकार मिसमैच कहां हुआ है। क्या हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की हमारी बुक्स में, कैश बुक में, या फिर हो सकता है कि कुछ एक आध एंट्री बैंक ने रिकॉर्ड ना की हो। सो इन शॉर्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक तरह की स्टेटमेंट है जिसको अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है। अकाउंट होल्डर मतलब जिस पर्सन का बैंक में अकाउंट होता है वो पर्सन उसको प्रिपेयर करता है, यानी कस्टमर ऑफ द बैंक। क्यों प्रिपेयर करता है? दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू मैच बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, इन दोनों को ना कंपेयर किया जाता है साइड बाय साइड, ताकि कंपेयर करके ये पता लगाया जा सके कि कहीं कैश बुक में हमने गलती तो नहीं की है, या फिर कहीं पासबुक में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। हो सकता है कुछ एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली हो कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक तो हमारे पास होती है, लेकिन पासबुक में वो रिकॉर्ड ना हुई हो, बैंक ने वो रिकॉर्ड मेंटेन ही ना किया हो। या फिर इसके ऑपोजिट भी हो सकता है बैंक ने कोई एंट्री पास कर दी हो लेकिन हमने ना की हो। सो ये जो मिसमैच है इसको कंपेयर करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और रीजन फाइंड आउट करते हैं कि क्यों मिसमैच हुआ। और रीजन फाइंड आउट करने के बाद जब हमें रीजन पता चल जाता है कि गलती कहां पर है, फिर हम उसको करेक्ट कर देते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की क्यों जाती है? रीजन फाइंड आउट करने के लिए और करेक्शंस करने के लिए। सो चलिए एक बार हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डिफरेंस अराइज होता क्यों है। सो ये जितने भी 13 डिफरेंसेस आपके सामने दिख रहे हैं, ये इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये 13 टॉपिक्स अच्छे से आ गए, उनको कोई भी क्वेश्चन दे दो, वो स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेगा। तो आज हम सिर्फ ये 13 पॉइंट्स ही कवर करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी देखे जाएंगे, लेकिन पहले डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि अगर डिफरेंस पता होगा करेक्शन तभी कर पाओगे। सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं।
ये हमारे पास टोटल 13 डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। अब ये हमारे पास कैश बुक है और ये हमारे पास पासबुक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहे हैं, चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब है कि हमने किसी को पैसे देने थे, हमने चेक इशू करके उसको पेमेंट कर दी, यानी कैश बुक में हमने एंट्री पास कर दी, हमने अपनी कैश बुक में से पेमेंट डिडक्ट कर दी, क्योंकि भाई हमने किसी को पैसे देने थे। चेक इशूड का मतलब क्या होता है कि हमने चेक काट के साइन करके अमाउंट फिल करके चेक किसी को दे दिया। सो हमारी तरफ से पेमेंट हो चुकी है, हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली। क्यों? क्योंकि कैश बुक हमारे पास होती है और कैश बुक में एंट्री हम ही पास करते हैं। तो कैश बुक मेरे पास थी, हमने चेक दिया और तुरंत कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी कि भाई मैंने पैसे दे दिए, मेरी तरफ से पेमेंट जा चुकी है। लेकिन अब हुआ क्या कि मैंने जिस पर्सन को चेक दिया था वो पर्सन चेक लेके बैंक में पहुंचा ही नहीं। मान लो कि उस पर्सन ने वो चेक अपने घर पे रखा हुआ है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी तो आपको पता है ना 3 मंथ्स की होती है। तो उस पर्सन ने चेक अपने ड्रॉअर में रख दिया या घर पे कहीं रख दिया और अभी तक वो चेक लेके मेरे बैंक में पहुंचा ही नहीं। अब भाई जब तक वो चेक मेरे बैंक के पास नहीं पहुंचेगा बैंक वाले पेमेंट नहीं करेंगे। तो देखो डिफरेंस अराइज हो गया। मैंने तो पेमेंट कर दी, मैंने मान लो राम को चेक देना था, राम को मैंने चेक दे दिया, मेरी तरफ से पेमेंट हो गई। लेकिन राम उस चेक को लेके बैंक में नहीं पहुंचा, जिसके कारण बैंक में, मेरे बैंक में पैसे डिडक्ट हुए ही नहीं, क्योंकि भाई जब तक चेक बैंक के पास नहीं पहुंचेगा बैंक पैसे थोड़ी डिडक्ट करेगा। तो ये पहला रीजन है क्यों मिसमैच हुआ। सिंपल, मिसमैच इसलिए हुआ क्योंकि टाइमिंग का इशू है। यहां पर टाइमिंग किस चीज का, मैंने चेक पहले इशू कर दिया लेकिन बैंक के पास वो चेक पहुंचा नहीं, जिसके कारण बैंक में से पैसे डिडक्ट हुए नहीं। तो मेरी तरफ से पेमेंट जा चुकी है। मान लो मैंने 5,000 का चेक दिया था, अब मेरी कैश बुक तो 5,000 कम शो कर रही है, लेकिन बैंक में वो पैसा 5,000 अभी भी है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग वो 5,000 नहीं होना चाहिए। बैंक वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में तो 5,000 है। फिर हमें पता लगाया कि ये 5,000 बैंक में ज्यादा कैसे हो गया, तो पता चला कि जिस पर्सन को हमने चेक दिया था वो चेक लेके बैंक में पहुंचा ही नहीं। सो ये पहला रीजन है जिसके कारण हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। अब इसको करेक्ट कैसे करना है ये हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सारे पॉइंट्स कवर कर लीजिए। ऐसे ही सेकंड हमारे पास है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक पेड इनटू द बैंक और चेक इशूड का डिफरेंस आपको समझना होगा। चेक इशूड का मतलब होता है कि मैंने किसी को पैसे देने थे इसलिए मैंने चेक इशू किया। चेक पेड का मतलब है कि मेरे पास कोई चेक था, किसी कस्टमर ने मेरे को चेक दिया, वो चेक मैंने बैंक में लगा दिया। अब जब मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर ही दिया है तो मेरी तरफ से तो पैसे बढ़ जाने चाहिए। सिंपल है, मान लो कि मैंने रोहन नाम के किसी पर्सन को प्रोडक्ट सेल किए थे, बदले में उसने पेमेंट के रूप में मेरे को चेक दिया था, तो वो चेक मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करवा आया और बैंक वालों को बोला कि ये चेक ले लो, पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देना। ठीक है, मैंने चेक दे दिया, मेरी तरफ से पेमेंट ऐड हो गई, मेरा बैलेंस बढ़ गया। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। मैंने तो बैंक को चेक दे दिया था लेकिन बैंक ने वो चेक अभी तक कलेक्ट किया ही नहीं। मतलब बैंक वालों ने वो पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं। अब जब तक बैंक चेक को कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसे डालेगा नहीं तब तक मेरा अकाउंट तो माइनस में रहेगा। मान लो चेक था 10,000 का, तो मैंने तो 10,000 बैंक में डाल दिए ना, चेक दे दिया तो मेरी तरफ से पैसे बढ़ गए, लेकिन बैंक ने वो चेक अभी भी क्लियर नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया मेरे अकाउंट में, जिसके कारण यहां पर हमारा 10,000 कम है। मैं बैंक वालों को कह रहा हूं कि 10,000 ज्यादा आना चाहिए,
बैंक वाले कहते नहीं 10,000 आपके अकाउंट में है ही नहीं। तो जब पता लगाया गया तो रीजन पता चला कि चेक बैंक ने कलेक्ट किया ही नहीं था, जिसके कारण ये 10,000 का घपला हो रहा था, डिफरेंस अराइज हो रहा था। सो ये सेकंड रीजन है जिसके कारण मिसमैच अराइज होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। सेम लाइन है जो यहां पर थी, सेम। सो मेरे पास अगेन मान लो एक 15,000 का चेक था, वो चेक मैंने बैंक को दे दिया कलेक्ट करने के लिए कि भाई ये 15,000 का चेक डिपॉजिट कर लो, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो। बट डिसऑनर्ड बाय बैंक, आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने तो चेक दे दिया बैंक को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। बैंक कलेक्ट करने के लिए गया लेकिन बैंक कलेक्ट नहीं कर पाया पैसा। अब जब बैंक ने पैसा कलेक्ट किया ही नहीं, जब चेक ही बाउंस हो गया, तो क्या मेरे अकाउंट में पैसे ऐड हुए होंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए मेरा बैंक अकाउंट अभी भी क्या शो हो रहा है, माइनस में। सो ये थर्ड रीजन है जिसके कारण कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। क्या है रीजन? सिंपल, मेरे पास चेक था, मैंने बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन वो चेक बैंक वालों ने कलेक्ट नहीं किया। मतलब कलेक्ट कर तो लिया लेकिन वो बाउंस हो गया था, जिसके कारण मेरे बैंक में पैसे ऐड हुए ही नहीं। सो ये थर्ड रीजन है जिसके कारण डिफरेंस अराइज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब जैसे कि आपको पता है जो बैंक्स होते हैं वो आपकी सेविंग्स के ऊपर या फिर किसी और रीजन से आपके अकाउंट में पैसा इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पर भी वैसे ही हुआ, बैंक ने हमें बिना इन्फॉर्म किए हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया। अलाउड लिखा हुआ है ना, अलाउड, चार्ज्ड नहीं लिखा, ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक का मतलब होता है बैंक ने इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसा डाला। अब भाई बैंक ने तो पैसा डाल दिया, बैंक हमारा बढ़ गया, लेकिन बैंक ने हमें इसके बारे में कोई सूचना दी ही नहीं। नो इन्फॉर्मेशन टू अस, दे हैवंट इन्फॉर्म्ड टू अस, उन्होंने हमें इसके बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं, जिसके कारण हमारी कैश बुक जो है वो अभी भी माइनस में है। सो व्हाट शुड वी डू? अब हमें क्या करना चाहिए? सिंपल है भाई, यही तो रीजन है जिसके कारण हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा। मान लो बैंक ने हमारे अकाउंट में 500 रुपए डाल दिए, जिसके कारण हमारा बैलेंस तो बढ़ गया बैंक का, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी थी नहीं। हम कह रहे हैं कि 500 कहां से आया, कहां से आया? रीजन जब पता लगाया तो पता चला कि भाई बैंक ने हमारे अकाउंट में 500 रुपए डाला था, इसलिए पासबुक का बैलेंस ज्यादा और कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा था। सो ये फोर्थ रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ रीजन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब जैसे कि आपको पता है जो बिजनेसमैन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इन्वेस्ट की गई अमाउंट के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट कई बार बैंक में डायरेक्टली आ जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ, मान लो हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्ट की गई अमाउंट के ऊपर हमें 1500 रुपीज इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, तो वो डायरेक्टली बैंक में आया पैसा, जिसके कारण बैंक में वो पैसा इंक्रीज हो गया, 1500 रुपए बढ़ गया। लेकिन ये हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि कब हमारे अकाउंट में वो पैसा आया। हमें इतना तो पता था कि आएगा इंटरेस्ट, लेकिन कब आएगा इसकी कोई जानकारी थी नहीं। सो ये भी एक फिफ्थ रीजन है जिसके कारण बैंक में 1500 बढ़ गया, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसकी वजह से डिफरेंस अराइज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट पेमेंट थ्रू बैंक। अब डायरेक्ट पेमेंट थ्रू बैंक का मतलब है कि बैंक ने हमारे किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पेमेंट कर दी और हमें कोई जानकारी दी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने बैंक को कहा हुआ था कि भाई देखो हर महीने या हर साल हमें अपनी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, तो हमसे बिना पूछे आप पे कर दिया करो, और बैंक ने किया भी ऐसा ही। बैंक ने हमसे पूछा नहीं और बिना पूछे 10,000 रुपए प्रीमियम पे कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया। अब हम बैंक को कहकर भूल गए थे,
लेकिन बैंक ने तो अपनी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी, जिसके कारण बैंक में से 10,000 डिडक्ट हो गया, लेकिन हम भूल गए हुए हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमने बैंक को 10,000 पेमेंट करने की इंस्ट्रक्शन दी है। सो डायरेक्ट पेमेंट थ्रू बैंक, अगर बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देता है तो बैंक में से पैसा डिडक्ट, और हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारे अकाउंट में वो डिडक्ट नहीं हुआ, हमने अपनी बुक्स में उसको डिडक्ट नहीं किया। सो ये 6th रीजन है जिसके कारण पासबुक 10,000 कम शो कर रही है और कैश बुक 10,000 ज्यादा शो कर रही है, क्योंकि हमने बैंक में से डायरेक्ट पेमेंट कर दी। 7th हमारे पास है डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। अब ये 7th पॉइंट 6th पॉइंट के ऑपोजिट है, यानी कि कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स हमारे बैंक अकाउंट में ना डायरेक्टली पैसा डाल देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर वॉलेट्स के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट कई बार कस्टमर्स हमारे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, जिसके कारण हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। मान लो किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया 15,000, और उस कस्टमर ने हमें नहीं बताया, जिसके कारण हमें कोई जानकारी मिली नहीं और हमने हमारी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की। बैंक के पास जानकारी थी क्योंकि पैसा डायरेक्टली बैंक में आया था, तो बैंक वालों ने तो 15,000 ऐड कर दिए। किस चीज के? कस्टमर ने जो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया उसका 15,000 पासबुक में ऐड हो गया, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं थी, जिसके कारण पासबुक 15,000 ज्यादा शो कर रही थी जबकि कैश बुक 15,000 कम शो कर रही थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कब पैसा आया और हमारे अकाउंट में ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कई बार बैंक जो है वो आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट कर देता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार बैंक जो है वो न्यू एटीएम्स जो है वो इशू करता है, पुराने एटीएम्स को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि भाई अब हमारे पास एक न्यू एटीएम आया है, एटीएम कार्ड आया है, डेबिट कार्ड आया है, स्मार्ट कार्ड आया है, जो आपको यूज करना पड़ेगा, और इसके नाम पे बैंक जो है वो आपके अकाउंट में से कई बार कुछ छोटी मोटी अमाउंट डिडक्ट करते रहते हैं। तो ऐसा ही बैंक ने एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, आपको सुविधा देने के लिए 500 रुपए डिडक्ट कर दिए। बैंक ने तो डिडक्ट कर दिए हमारे अकाउंट से, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं, जिसके कारण पासबुक हमारा 500 कम और कैश बुक 500 हमारा ज्यादा शो कर रही थी। तो ये 8th रीजन है जिसके कारण हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है डीमैट सर्विसेज। डीमैट सर्विसेज का मतलब होता है एक तरह से ऑनलाइन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करना। आपको पता होना चाहिए जितने भी स्टॉक मार्केट्स होती हैं उनकी आजकल ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ही होती है, जो कि बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मान लो आपने बैंक से सर्विसेज ली थी, आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था जिसके थ्रू आप ऑनलाइन स्टॉक में, सिक्योरिटीज में, स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करते हो। अब ऑब्वियसली बैंक अगर आपको सर्विस दे रहा है तो वो फ्री में तो देगा नहीं, बदले में कोई कमीशन तो चार्ज करेगा ही। तो मान लो बैंक ने आपके अकाउंट में से 5,000 रुपीज डिडक्ट कर लिए फॉर दी डीमैट सर्विसेज, क्योंकि बैंक आपको सर्विसेज दे रहा है, बैंक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो बैंक ने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए डिडक्ट कर लिए, लेकिन इसकी जानकारी आपको नहीं दी गई, बैंक ने आपको बताया ही नहीं। तो हुआ क्या? सिंपल, बैंक ने तो अमाउंट डिडक्ट कर ली लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण बैंक में 5,000 कम और कैश में 5,000 ज्यादा शो हो रहा है, कैश बुक में ज्यादा शो हो रहा है। सो ये भी एक 9th रीजन है जिसके कारण कैश बुक और पासबुक आपका मैच नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारे पास है 10th एरर्स। अब एरर्स का मतलब होता है कि बैंक की तरफ से कोई गलती हो गई या कैश बुक में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे कोई गलती हो गई। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने डेबिट कार्ड के चार्जेस डिडक्ट करने थे, लेकिन वो 2 बार कर लिए।
सो ये कैश बुक, ये पासबुक। बैंक ने एटीएम के सर्विसेज चार्जेस डिडक्ट करने थे 500 रुपए, ठीक है, आपको इसकी जानकारी थी, तो दोनों तरफ 500 डिडक्ट हो गए, लेकिन बैंक ने गलती से 2 बार डिडक्ट कर लिए। इसके बारे में अब आपको तो कोई जानकारी नहीं है कि बैंक ने 2 बार डिडक्ट किए हैं, बाय मिस्टेक बैंक से गलती हो गई। बैंक ने 1 बार चार्ज किया था, उसके बारे में आपको जानकारी थी, इसलिए मैच हो रहा था, लेकिन बैंक ने एक और बार डिडक्ट कर लिए जिसकी जानकारी आपको नहीं थी। सो यहां पर अब ये मैच नहीं हो पा रहा। इसके कारण आपकी पासबुक कम जबकि कैश बुक ज्यादा शो हो रही है। सो ये कुछ एरर्स होते हैं जो कि हर बार वेरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का मतलब है कि मान लो आपने 5000 की पेमेंट करनी थी किसी सप्लायर को, 5000 की पेमेंट करनी थी सप्लायर को, और आपने बैंक को कहा कि भाई जाके 5000 की पेमेंट कर रहा हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दो, हमारे अकाउंट से डिडक्ट करके पैसे पे कर दो। तो ये हमारे पास कैश बुक और ये हमारे पास पासबुक। अब आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया कि 5000 दे दो, तो आपने अपने अकाउंट में से, अपने बुक में से 5000 डिडक्ट कर लिए, क्योंकि आपको पता है कि पेमेंट होने वाली है। लेकिन बैंक जब पेमेंट करने गया तो सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया। सप्लायर कहता कि आप 4700 दे दो, 300 मत पे करो, हम आपको रिबेट दे रहे हैं। अर्ली पेमेंट कर रहे हो आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो या फिर टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हो, इसलिए सप्लायर ने आपको 300 डिस्काउंट दे दिया। अब हुआ क्या, आपने अपनी कैश बुक में से पूरा 5000 डिडक्ट कर दिया, जबकि बैंक ने 4700 ही किया, क्योंकि 300 का आपके सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दे दिया। अब इसकी जानकारी बैंक को तो है, इसलिए बैंक ने 5000 नहीं 4700 ही डिडक्ट किया, जबकि आप पूरा 5000 डिडक्ट कर चुके हो। इसके कारण मिसमैच हो गया, बैंक आपका 300 ज्यादा शो कर रहा है जबकि कैश बुक आपका 300 कम शो कर रही है, क्योंकि आपने डिडक्ट किया 5000 और बैंक ने डिडक्ट किया 4700, 4700। सो कई बार बिल अंडर रिबेट रिटायर किए जाते हैं, पे किए जाते हैं, डिस्काउंट पे किए जाते हैं, जिसके कारण मिसमैच हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 12th, बैंक चार्जेस एंड कमीशंस चार्ज्ड बाय बैंक। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई बैंक आपके अमाउंट के ऊपर, आपकी सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करता है, सिमिलरली बैंक कई बार आपकी जो बैलेंसेस हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाता है, एटीएम चार्जेस, अदर फैसिलिटी चार्जेस, लोकर चार्जेस या फिर चेक बुक चार्जेस। तो बैंक ने ऐसे ही किया, आपके अकाउंट से 1500 रुपए डिडक्ट कर लिए फॉर चेक बुक, फॉर एटीएम चार्जेस, फॉर क्रेडिट कार्ड चार्जेस। सो बैंक ने तो डिडक्ट कर लिए, लेकिन इसकी जानकारी आपको नहीं दी गई, आपको नहीं पता कि बैंक ने 1500 डिडक्ट किए भी हैं, जिसके कारण मिसमैच हो गया। बैंक ने तो पासबुक में माइनस शो कर दिया, क्योंकि बैंक की पासबुक में एंट्री बैंक ही डालता है। सो बैंक ने आपके अकाउंट से 1500 डिडक्ट किया, लेकिन आपको इसकी जानकारी है नहीं, जिसके कारण पासबुक में 1500 कम जबकि कैश बुक में 1500 ज्यादा शो हो रहे हैं, क्योंकि आपने ये अमाउंट डिडक्ट की ही नहीं। सो ये हमारा 12th रीजन है जिसके कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस अराइज हो जाता है। लास्ट 13th हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। अब ये भी मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट अलाउ नहीं करता, चार्ज करता है। अगर आप कुछ ओवरड्राफ्ट करवाते हो, अपने बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ करवाते हो, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यही हुआ, बैंक ने आपकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के ऊपर 1000 रुपीज चार्ज किए, क्योंकि आपने बैंक से उधार लिया था। सो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, लेकिन इसके बारे में बैंक ने आपको कोई जानकारी नहीं दी, जिसके कारण पासबुक में 1000 माइनस हो चुका है, लेकिन कैश बुक में 1000 वो माइनस हुआ ही नहीं। सो ये भी एक 13th रीजन है फॉर डिफरेंस। अब इस डिफरेंस का इफेक्ट क्या होगा, पासबुक में 1000 कम शो होगा जबकि कैश बुक में 1000 ज्यादा शो होगा।
ये थे हमारे टोटल 13 रीजन जिसके कारण कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अराइज होता है। इसके बाद अब हमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अंडरस्टैंड करना है वो है बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। सो बैलेंस एज पर कैश बुक ये आपको ऑलरेडी आता है, ये आपको आना भी चाहिए। सिंपल है, कैश बुक का बैलेंस हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डेबिट बैलेंस और सेकंड हमारे पास है क्रेडिट बैलेंस। आपको पता है कि जब भी कैश बुक में हम डेबिट बैलेंस एज्यूम करते हैं, डेबिट बैलेंस स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि सिंपल है, कैश हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तब हम उसको डेबिट ही करते हैं। सो जब भी आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेबिट करने को कहेगा कैश बुक में, तो समझ लेना वो प्लस करने को कह रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव बैलेंस है। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस वी आर हैविंग पॉजिटिव बैलेंस। वहीं पर अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस कहा गया है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है और आपको वो अमाउंट माइनस करने को कहा गया है। इसका रीजन क्या है? सिंपल है, कैश आपकी एसेट्स होती हैं, एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तभी हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो कैश बुक बैलेंस अगर डेबिट है तो पॉजिटिव, और अगर कैश बुक बैलेंस क्रेडिट है तो नेगेटिव। अब आपको पता होना चाहिए, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, तो पासबुक में ये रूल ऑपोजिट हो जाता है, आप देख सकते हो। और ऑपोजिट क्यों होता है, इसका भी सिंपल रीजन है। सबसे पहले आप देख लो, जैसे कैश बुक का था वैसे पासबुक को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट क्रेडिट और सेकंड डेबिट बैलेंस। सिंपल है, जो रूल मैंने अभी आपको बताया ये उसके ऑपोजिट है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। वहीं पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल है, प्रीवियस वाली बुक में यानी कैश बुक में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैश हमारी एसेट है। लेकिन पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पैसा आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, क्या वो पैसा बैंक वालों का है? नहीं, वो पैसा तो आपका है। जब चाहो आप वो पैसा बैंक से वापस ले सकते हो, यानी बैंक के पास जो कैश है वो बैंक के लिए उसकी एसेट नहीं, लायबिलिटी है। लायबिलिटी। और लायबिलिटी का रूल क्या कहता है? लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। सो ऑपोजिट रूल क्यों है ये अब आपको पता चल गया होगा। सिंपल है, कैश बुक में हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं यानी कि पॉजिटिव, एसेट जब कम होती है तो माइनस करते हैं यानी कि क्रेडिट। वहीं पर बैंक में जमा कराया गया पैसा बैंक के लिए एसेट नहीं होती, क्योंकि बैंक को वो पैसा ऑब्वियसली वापस करना ही होता है, तो बैंक के लिए तो ये लायबिलिटी हुई। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं यानी कि पॉजिटिव। कैश रिसीव्ड बाय बैंक is a liability for the bank. When it increases, we have to credit it. यानी बैंक को जो पैसा मिलता है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, सो इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। वहीं पर the amount paid by the bank, मतलब वो पैसा जो बैंक आपको वापस कर देता है उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम हो जाती है, और लायबिलिटी जब कम होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो ये बैलेंस आपको याद रखने होंगे। पासबुक में अगर आपको डेबिट बैलेंस आए या क्वेश्चन डेबिट करने को कहे, मतलब माइनस करिएगा, और पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस आपको आए या फिर क्रेडिट करने को कहा जाए तो प्लस ही करिएगा। सो जल्दी से आपको जो
इन दोनों का बैलेंस है वो एक बार मैं यहां पर डिस्प्ले कर देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक को हम रिकॉर्ड करते हैं एक एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। वहीं पर एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, यानी कि नेगेटिव बैलेंस। दूसरी तरफ अगर हम पासबुक की बात करें तो पासबुक का रूल ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि पासबुक बैंक मेंटेन करता है और बैंक के पास जो पैसा आता है वो उसकी एसेट नहीं, लायबिलिटी होती है। सो लायबिलिटी में भी सेम वही रूल है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहां पर हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव, जो कि इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। वहीं पर अगर हम बात करें डिक्रीज की तो हम उसको डेबिट करते हैं, यानी कि नेगेटिव। सो ये इसके ऑपोजिट है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए। अब ये लेक्चर देखने के बाद जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पार्ट अंडरस्टैंड करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।